नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। मध्य प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष 1 जुलाई की देर शाम तक मिलने की उम्मीद है और यदि एक से ज्यादा नामांकन आए तो 2 जुलाई को दोपहर 3-4 बजे। अलग-अलग जगह आपने देखा सुना पढ़ा होगा, लोगों ने दावे किए, अपने कयास लगाए, समीकरण बताए कि विभिन्न वर्णों से कोई आदिवासी कहीं, कोई दलित, कोई कहे महिला, अलग-अलग जगह से अध्यक्ष बन सकते हैं। मेरा अनुमान है कि ब्राह्मण वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष होगा या होना चाहिए। उसके पीछे तर्क है और वो तर्क ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की सफलता, असफलता निर्भर करती है कि विधानसभा चुनाव में या लोकसभा में क्या परफॉर्मेंस दिया। तब पता चलता है कि आरक्षित वर्ग के लोग खुश हैं या नाखुश। मध्य प्रदेश में विधानसभा में 82 सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिनमें 35 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए। इनमें भाजपा के खेमे में 50 सीटें हैं, यानी लगभग 61%। ये बहुत बेहतरीन आंकड़ा है कि 82 आरक्षित सीटों में आप 61% सीटों पर आपका कब्जा है। इससे बेटर परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कोई पार्टी दे सकती है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 1 आध 2 सीट का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए एससी-एसटी का कोई कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो बाकी सीटों पे क्या प्रभाव डालेगा, ये भी सोचने वाली बात होती है कि कहाँ क्या होगा। मध्य प्रदेश एक मिश्रित प्रदेश है, इसमें विभिन्न अलग-अलग तरह के लोग भी हैं, समुदाय के लोग हैं, वर्ण व्यवस्था में भी अलग-अलग है। अब मैं आ जाता हूँ मंत्रिमंडल पे। मंत्रिमंडल को देखें तो हमारे 28 मंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम को मिला लें तो टोटल 31 हो जाते हैं। इन 31 में से यदि मैं देखूँ तो 13 ओबीसी कैटेगरी के हैं, यानी लगभग 42%। इसके बाद एससी से देखूँ तो 5 और एसटी से 4, यानी एससी-एसटी मिला के 9 और 1 डिप्टी सीएम मिला लें तो 10। ये लगभग हो जाता है 32%। यानी ओबीसी 42 और एससी-एसटी 32, 40-30-70 और 4 74, लगभग 75% मंत्रिमंडल आरक्षित वर्ग से है, 3/4। शेष जो बचते हैं वो सवर्ण कैटेगरी में, उसमें भी 4 क्षत्रिय, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ से। ऐसे में ये चीज समझना होगा आपको कि मंत्रिमंडल में आपने 75% आरक्षण दे दिया, ठीक है, दे दीजिए, आपकी मर्जी। अब आप 82 सीटें जो आरक्षित विधानसभा की हैं, उस पे नज़र डालें तो आप 60% ऑलरेडी हो। ऐसे में आरक्षित वर्ग से, यानी एससी-एसटी से प्रदेश अध्यक्ष समीकरण नहीं बैठाता और ओबीसी से तो चूँकि सीएम साहब हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ओबीसी कैटेगरी से कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष भी क्षत्रिय कैटेगरी से है, तो विधानसभा अध्यक्ष और सीएम एक मान लिया जाता है। सवर्ण में मैं 2-3 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा जब बाइफरकेशन करते हैं तो ये बात आती है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य कहाँ कितना प्रभाव डालेंगे। तो मेरा जो निजी अनुमान है और अनुभव है, उस अनुसार ब्राह्मण वर्ग जो है लगभग 125 से 150 सीटों पर सीधा प्रभाव डालता है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और क्षत्रिय समाज की बात करूँ तो वो भी करीब-करीब 50 सीटों पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और हर विधानसभा सीट में या हर जिले में आप जाएँगे तो ब्राह्मण वर्ग में आपको एक अच्छा खासा जनसमूह मिल जाएगा। दूसरा, भाजपा को कहा भी जाता था पहले कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, ऐसे कई विवादित बयान भी बीच में आए हैं, पर ये हकीकत है। तो जब मैं देखता हूँ तो जातिगत समीकरणों को जब साधने की बात आती है और प्रदेश का पूरा जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझते हैं, तो ऐसे में जो मुफीद कैंडिडेट है वो ब्राह्मण वर्ग से होना चाहिए और वही फिट बैठता है। और वर्तमान में वीडी शर्मा भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। ब्राह्मण वर्ग के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, एक मंत्री जी हैं और 2 मंत्री हैं, 1 डिप्टी सीएम है, 3, इसके अलावा है नहीं। तो संतुलन साधने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग से होगा। और यदि कोई ऐसी बात करता है या कहता है कि आदिवासी या दलित या इस समाज से कोई आ सकते हैं, तो मैं आपको फिर कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की बेस्ट परफॉर्मेंस है, 61% सीटों पे आरक्षित आपके कैंडिडेट जीते हैं। कोई इस वर्ग से कोई अध्यक्ष आ भी जाएगा तो इसको 80% मुझे नहीं लगता कर पाएगा किसी भी प्रदेश में या राजनीतिक परिदृश्य में। 60% सीटों पर आपका जीतना बहुत अच्छा आंकड़ा माना जाता है। अब आप ये सोचें कि 82 में से आप 70 में जीत जाएँगे, तो अभी जो है वो सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आरक्षित वर्ग को काफ़ी दे दिया गया है और बचता है सवर्ण या सामान्य। सामान्य में अब मैं वैश्य की बात कर लूँ, नाम चल रहे हैं। तो वैश्य समाज या वोट बैंक के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करते मध्य प्रदेश में। और अभी हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समाज से दिए गए हैं।
तो एक काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन उनको मिला है। और मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ पे आप कहें कि नहीं वैश्य समाज से कोई प्रभावशाली नेता है प्रभावशाली, पर कोई पर्टिकुलर सीट में कोई बहुत 1-2 सीट हो सकती हैं अपवाद के रूप में, या 5 मान लें, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। बाकी सीटों का क्या, दो जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो तो 230 सीटों पे नज़र डालेगा। इसके अलावा नगरीय निकाय हैं 416 के आसपास, विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद, ये सब है। उन पे भी ध्यान देना होता है। संतुलन साधने के लिए अभी जो है मुफ़ीद वही होगा। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी उम्र 60 से कम हो, यानी 50 से 60 साल के बीच, संगठन का कम से कम 10 से 12 वर्ष का कोर संगठन में काम करने का अनुभव हो। कई ऐसे दिग्गजों के नाम विभिन्न माध्यमों में चले हैं ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन आपको बता दूँ उनमें से जितने भी नेताओं के बड़े न के नाम चले हैं, उनको संगठन का अनुभव नहीं है, ना के बराबर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यदि आप थोड़ा-सा प्रोफाइलिंग करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि वो दिग्गज संगठन में काम नहीं किए, सरकार में ज़रूर रहे। इसलिए उनके नाम भी मुझे नहीं लगते कि होंगे। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके कैलकुलेशन अलग होते हैं। ये सबको चौंकाने के लिए भी जानी जाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 1 जुलाई की शाम को किसका नाम केंद्र से प्रस्तावित होता है और आम सहमति से उसको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है। मैंने सिर्फ एक तथ्यात्मक आंकड़े पेश किए हैं, जो ये बताता है कि रिप्रेजेंटेशन की दृष्टि से ब्राह्मण वर्ग ही अभी सबसे कम है सरकार में। तो संगठन में यदि नहीं मिला, कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। 2018 में एक बार शिवराज जी के बयान ने नुकसान कराया है और उसमें सवर्ण वर्ग पूरा शामिल था, पर उसमें भी जो मेजर थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो क्षत्रियों को तो आपने विधानसभा अध्यक्ष देके बैलेंस कर लिया। पिछली बार आपने विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण दिया था, बैलेंस हो गया था, इस बार में भी। डिप्टी सीएम की लोग बात करेंगे तो डिप्टी सीएम के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। संविधान में डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के उसमें कोई पद नहीं है ऑफिशियल डेजिग्नेट का। कैबिनेट मंत्री ही के बराबर ही होता है और उसको ये नहीं माना जा सकता कि कोई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उनके पास कोई ना तो स्पेशल प्रोटोकॉल है, ना स्पेशल पावर्स है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, आम चर्चा बोलचाल भाषा में डिप्टी सीएम कह देते हैं, बड़ा पद लगता है। पर हकीकत ये है कि वह कैबिनेट मंत्री से ज़्यादा नहीं है उनके पास अधिकार। इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री ही गिना जाए। और देखा जाए तो देवड़ा जी भी आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो वो भी डिप्टी सीएम है। इसलिए संतुलन बना हुआ है। बहरहाल मैंने प्रयास किया अपनी बात रखने का कुछ आंकड़ों के साथ। आपका क्या फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।